नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। मैं यह वीडियो रिसर्च पे आधारित लेकर आया हूं और इसमें 200 क्वेश्चन को कवर करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ आप व्यू से अच्छे होंगे। और ये वीडियो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, नेट और बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। तो इसलिए जो भाई तैयारी कर रहे हों असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, बीएचयू एंट्रेंस की और नेट की, तो वो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इन रिसर्च गुड हाइपोथेसिस इमर्ज फ्रॉम, यानी रिसर्च में अच्छी हाइपोथेसिस जो होती है, परिकल्पना होती है, वो ली जाती है, इमर्ज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रिसर्च, लिटरेचर सर्च के द्वारा जो साहित्यिक खोज होती है उसी के बेस पे हम अच्छे हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। और हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक टेंटेटिव आंसर, जो हम रिसर्च करते हैं तो एक परिकल्पनाएं सेट करते हैं, एक हाइपोथेसिस लगाते हैं कि हमारी रिसर्च कहाँ तक सही हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रिफर्स टू, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट में जब हम डिलिमिटेशन लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं और किसके अंडर आती है, अंतर्गत आती है। तो आपको बता दें कि रिसर्च में एक लिमिटेशन होती है और एक डिलिमिटेशन। तो लिमिटेशन जो होती है वो रिसर्चर के कंट्रोल से बाहर होती है, यानी कि उसको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने अंदर नहीं ला सकता। और डिलिमिटेशन होता है वो एक रिसर्चर के कंट्रोल के अंदर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, सेटिंग लिमिट टू द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसकी लिमिट का सेटिंग ही डिलिमिटेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द स्टैटिकल टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर असर्टेनिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट, यानी कि कहा है कि टेस्ट की वस्तुनिष्ठता को जानने के लिए एक सांख्यिकी तकनीक अप्लाई की जाती है। और सांख्यिकी तकनीकी कौन सी है? कोरिलेशन एक ऐसी तकनीकी है जो ऑब्जेक्टिविटी, एक टेस्ट की वस्तुनिष्ठता को मेज़र करने के लिए अप्लाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और कोरिलेशन का मतलब होता है कि सहसंबंध, और दो चरों के बीच के संबंध को बोलते हैं सहसंबंध। ये सहसंबंध पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्च इज ए डिसिप्लिन एक्टिविटी बट इट एंड्स ऑलवेज, यानी कहा है कि रिसर्च एक अनुशासनिक क्रिया है जिसका अंत हमेशा होता है। यानी कि रिसर्च एक डिसिप्लिन एक्टिविटी है जिसका अंत हमेशा होता है। यानी कि रिसर्च कोई रिपोर्ट सौंप दिया, थीसिस सौंप दिया, फिर भी उसका अंत ये रह जाता है कि कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है। तो यानी रिमेनिंग ओपन, ऑप्शन नंबर ए सही है। हमेशा इसका अंत जो होता है रिमेन ओपन, यानी कि वहाँ से भी कोई रिसर्च उसको कर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च इज यूज डाटा आर नॉर्मली गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि जब हम रिसर्च में क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं, तो नॉर्मली जो गैदर डाटा को कलेक्ट करते हैं वो किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर। इंस्ट्रूमेंट, उपकरण या क्वेश्चनर से हम क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक वर्णनात्मक अध्ययन में स्टडी में सच एज ए पॉपुलेशन सर्वे डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेटेड, एक वर्णनात्मक स्टडी में जैसा कि पॉपुलेशन सर्वे, जनसंख्या सर्व में डिस्क्राइब और इंटरप्रेटेड होता है। तो क्या होता है, आप लोग को बता दें कि जब भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है
पॉपुलेशन सर्वे की बात करते हैं तो प्रेजेंट स्टेटस को देख के कि वर्तमान स्थिति क्या है उसको देखकर स्टडी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, व्हाट इट इज, यानी क्या है, वर्तमान में क्या है उसका सर्च करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नो वेरिएबल इन द रिसर्च स्टडी में पॉसिबल बी मेजर अनलेस द रिसर्चर गिव्स इट, यानी कि कहा है कि रिसर्च स्टडी में ऐसा वेरिएबल जिसे मेजर करना पॉसिबल होता है फिर भी रिसर्चर इसको देता है, क्या देता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑपरेशनल डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रैंडम सैंपल विच ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इज टेकन इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि रैंडम सैंपल वास्तविक रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसे कहते हैं। यानी कि जो एक रैंडम सैंपल होता है, रैंडम सैंपल वास्तविक रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करता है, जो लिया जाता है, और इसे कहते हैं एक चांस सैंपल भी बोलते हैं। तो रैंडम सैंपल को चांस सैंपल भी बोलते हैं। और सैंपलिंग टेक्निक दो तरह की होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिस्टेमेटिक आती है और क्लासिफाइड सैंपल आता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव सैंपल आता है। इस वीडियो पे मैं लेक्चर दे चुका हूँ। हमारी रिसर्च की वीडियो और हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा के नाम से, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, उस पर सारी वीडियो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, द कोर ऑफ फिलॉसफी रिसर्च लाइज इन, जो फिलॉसफिकल रिसर्च है उसका सेंटर बिंदु, कोर बिंदु, केंद्र बिंदु लाई करता है किस पे, एक लॉजिकल एनालिसिस ऑफ आइडिया। लॉजिकल यानी तार्किक विश्लेषण, आइडिया का तार्किक विश्लेषण ही कोर बिंदु होता है एक फिलॉसफिकल रिसर्च को। और फिलॉसफिकल रिसर्च के बारे में बता दें कि इसे कॉन्सेप्चुअल भी रिसर्च कहते हैं, इसमें आइडिया और थिंकिंग की बात चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द हिस्टोरिकल रिसर्च ऑब्टेन डाटा बाय, जो ऐतिहासिक रिसर्च होता है उसमें डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एनालाइजिंग एविडेंस कंटेंट इन द सोर्सेस लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जो जीवित और मृत चीज़ें हैं, जिसमें जीव है और बिना जीव के जो सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, उन्हीं डाटा को एनालाइज करके हम हिस्टोरिकल रिसर्च में डाटा को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ द बेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिसर्चर, किस प्रकार की एक समस्या एक व्यक्तिगत रिसर्चर के लिए अच्छी होती है। तो उसकी खुद की समस्या जो होती है, उसकी खुद की प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हिज ओन प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर स्कॉलर, यानी कि किस टाइप का वेरिएबल जो रिसर्च स्कॉलर के कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज वेरिएबल भी बोलते हैं और डिपेंडेंट को इफेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ऐसा वेरिएबल है जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 क्वेश्चन, ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज सैंपल ओनली इट हैज़ मोर देन, यानी कि एक जब हम ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, तो जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं वो सैंपल अगर बनाते हैं तो कितने से लार्ज होता है, कितने से बड़ा होता है। तो 30 इंडिविजुअल से बड़ा होता है, यानी 30 लोगों से बड़ा होता है, उसी को बोलते हैं लार्ज सैंपल। जब 30 से बड़ा होगा तो उसको लार्ज सैंपल बोलेंगे, और 30 से छोटा होगा तो स्मॉल सैंपल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, द स्टेटमेंट ऑफ ए हाइपोथेसिस बिगिंस विथ व्हाट इज एज्यूम्ड विथ व्हाट इट एज्यूम्ड टू बी ट्रूली बेस्ड अपॉन। यानी कि जब कोई हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो किस पे बेस्ड होती है। जब कोई आप हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो आपके सामने कुछ न कुछ रहता है, वास्तविक रूप से उसी को आधार मानकर हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अवेलेबल एविडेंस, हमारे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पे ही, जो हमारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, एविडेंस उपलब्ध हैं, उसी को आधार मानकर एक अच्छे हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फैक्टोरियल डिज़ाइन आर डिज़ाइन टू एग्जामिनेशन फैक्टोरियल डिज़ाइन आर डिज़ाइन टू एग्जामिन इफेक्ट ऑफ। ये है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पार्ट। फैक्टोरियल डिज़ाइन में कहा है कि एक ऐसी डिज़ाइन होती है जो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में एक वेरिएबल से अधिक वेरिएबल का सेम टाइम में इफेक्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एट द टाइम इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट। यानी कहा है कि एक स्वतंत्र वेरिएबल का एक सिंगल टाइम में, एक स्वतंत्र वेरिएबल का एक सिंगल टाइम में इफेक्ट देखते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन। और वो भी कितना होता है, एक से अधिक वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल इज ए नेम यूजली अप्लाइड टू ए सेट ऑफ। शेड्यूल का मतलब होता है कि अनुसूची। अनुसूची का जो नाम होता है यूजली अप्लाइड फॉर, उसमें जो यूज किया जाता है शेड्यूल में जो यूज किया जाता है आइटम्स के यूज किए जाते हैं। एक क्वेश्चनायर की तरह भी शेड्यूल होता है जिसमें कुछ आइटम्स, क्वेश्चंस के आइटम होते हैं जो रिस्पांस चेक किया जाता है, जो कोई आंसर देता है, पूछा जाता है और उसी से उस पर टिक मार्क किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर ए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड द ऑब्जर्व इफेक्ट कुड रीजनेबल बी एट्रीब्यूट टू। यानी कहा है कि जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो उस समय जो ऑब्जर्व इफेक्ट रहता है वो कारणदायक होता है, रीजनेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चांस फैक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनेबल द रिसर्चर टू। इनेबल का मतलब होता है कि सक्षम बनाना। यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति है, वो रिसर्चर को मापने योग्य सक्षम बनाती है, मापने योग्य सक्षम बनाती है। सेंट्रल टेंडेंसी रिसर्च स्कॉलर को मापने के सक्षम योग्य बनाती है। क्या? कंपेयर ग्रुप ऑन, ऑप्शन नंबर डी सही है, कंपेयर ग्रुप ऑन देयर परफॉर्मेंस और पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। जो ग्रुप का हम कंपेयर कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस या किसी विशेषता की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द मेन रिजल्ट ऑफ ए कोरिलेशन इज कॉल्ड। द मेन रिजल्ट ऑफ ए कोरिलेशन इज कॉल्ड। जो कोरिलेशन होता है, सहसंबंध होता है, उसका अंतिम रिजल्ट होता है, अंतिम परिणाम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स, बी है स्कैटोग्राम और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, डी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। गुणात्मक सहसंबंध उसका फाइनल रिजल्ट होता है, मेन परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसी तरह 20-20 करके, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए 20-20 करके मैं 200 क्वेश्चन को कवर करूंगा और 10 वीडियो में कवर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द टी टेस्ट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द टू सैंपल हैव। यानी कि कहा है कि जो टी टेस्ट होता है उसका जब हम एजम्पशन करते हैं वो किस पे आधारित होता है?
यानी टू सैंपल पे आधारित होता है, यानी कि ये कॉमन वेरिएंस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब वो 2 सैंपल के कॉमन वेरिएंस होते हैं तो उसी को हम एजम्ड करते हैं एक कॉमन वेरिएंस पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार से मैं 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ और ये एक ऑथेंटिक बुक से है, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में बुक नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।